की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी मुफ्त में मिलेगा बिजली पानी। आम आदमी पार्टी के वादों का गली गली बजने लगा टंका। दिल्ली मॉडल लागू करने का भी किया दावा। जम्मू कश्मीर के 3 समुदाय जोर शोर से उठा रहे राजनीतिक आरक्षण की मांग। पहाड़ी, कश्मीरी और सिख समुदाय ने फिर लगाई सौगात देने की गुहार। औद्योगिक इलाकों में धीमा जहर हो रहा जानलेवा साबित। प्रदूषण पर नकेल कसने के तमाम दावे हो रहे फेल। नियम कानून की सरेआम उड़ रही धज्जियां। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए सत्ता में आने पर यहां की आवाम को भी बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में मुफ्त देने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने आपका डंका गली गली के नाम से आज से जम्मू कश्मीर में मुहिम शुरू कर दी है और यह दावा भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली मॉडल पर बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी अब घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों के प्रति जागरूक करने जा रही है। आपका डंका गली गली, उसके दौरान हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के बारे में अवगत कराएंगे। जो हमारा दिल्ली मॉडल है उसी को हम जम्मू कश्मीर में लाए हैं, जिसमें लिखा है बदला है और बदलेंगे। तो उसमें क्या है कि दिल्ली में तो हमने दिखा दिया लोगों को करके, क्योंकि हमारी पार्टी बातें नहीं करती, प्रैक्टिकल है, और उसी हम को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसमें आपको 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एजुकेशन बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो उसके साथ साथ जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। और ख़ासकर युवा वर्ग के लिए हमने रोज़गार का भी सोचा है। अगर हम उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए हम ऐसा कोई तरीकाकार निकालेंगे जिससे कि वो अपनी जीविका बड़े अच्छे ढंग से चला सकें। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, कश्मीरी और सिख तीनों ही समुदाय राजनीतिक आरक्षण न मिलने पर बेहद आहत दिख रहे हैं। इन तीनों ही समुदायों का कहना है कि वो पिछले करीब 7 दशकों से अनदेखी का शिकार होते आ रहे हैं। पहाड़ी समुदाय ने तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले उसे एसटी का दर्जा देने की मांग की है। उधर कश्मीरी और सिख समुदाय भी परिसीमन आयोग और केंद्र सरकार से आस लगाए बैठे हैं। क्योंकि हमारी जो रिहेबिलिटेशन हुई है वो स्कैटर्ड है। 25 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ के हम सिख और रिफ्यूजीज जो हैं वहाँ सेटल हुए हैं। वो अपना नुमाइंदा तो चुन नहीं सकते हैं, इसलिए हम होम मिनिस्ट्री से भी कह रहे हैं और डीलिमिटेशन कमीशन से भी अब जो कॉन्स्टिट्यूट है इससे भी हमने कहा है कि हमें एक या तो रिजर्व सीटें दो दीजिए, सिख कम्युनिटी को 2 रिजर्व सीटें कर दी जाएं, एक कश्मीर में की जाए, एक जम्मू में की जाए, या बाई नॉमिनेशन हमें असेंबली में बजाया जाए और राज्यसभा में हमारी सीट रिजर्वेशन की जाए। ये मुतवातर हम कर रहे हैं और ये हमारे साथ बेइंसाफी। अब कमीशन अब एक मौका आया है, कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा तो उसमें एक मौका फिर हमें मिला है कि हमें कोई नुमाइंदगी मिल जाए, अपना नुमाइंदगी असेंबली में भेजने के लिए कोई रिजर्व हो जाए या बाई नॉमिनेशन भेज जाए। सिंह साहब, क्या आपको नहीं, ये तो नहीं, मैं कहूंगा कि हम एकजुट नहीं है, हम एकजुट हैं इस काज के लिए। बेशक पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये हम यूनाइटेडली एक फ्रंट से हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन दी जाए या सीट हमारे रिजर्व की जाए। हर कम्युनिटी में 1-2% होते हैं लोग जो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, सेपरेटाइज करते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि कम्युनिटी यूनाइट नहीं है। जिस तरह से हमने इलेक्शन कमीशन को दिया हमने, और इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब भी दिया है कि हम कमीशन इस कास्ट बेस पे नहीं कर सकता है। अब एक फ्लोटिंग सीट्स हैं जो असेंबली की, वो जैसे प्रपोज पेपर में पड़ा है कि कमीशन प्रपोज कर रहा है, उसमें हम भी कहते हैं जैसे कि पंडित्स को अगर हमें कोई इतराज नहीं है उनको भी दी जाए, लेकिन जैसे फ्लोटिंग सीट्स जो हैं असेंबली में कि पंडित्स को अगर दी जाए तो सिख समुदाय को भी दी जाए, चाहे एक कश्मीर में जो सिख रह रहा है उनको भी दी जाए, जो जम्मू में सिख रह रहे हैं उनको भी दी जाए। ये हमारी डिमांड है और ये इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं और करेंगे। अगर पहाड़ी कम्युनिटी को, पहाड़ी ट्राइब को, जिसकी पिछले
5 डिकेड से जो है वो स्ट्रगल चल रही है एसटी के लिए, उनको अगर एसटी ना दी गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी को होगा, क्योंकि एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व होनी हैं यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, करना जहाँ होंगी, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी पर पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको एसटी ना दी गई तो वहाँ पर क्योंकि 35, 36 और कहीं 41% जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो पहले ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए पॉपुलेशन है, तो अगर वो रिजर्व हो गई तो 70% बाकी जो पॉपुलेशन बचती है पहाड़ी ट्राइब की, वो रिप्रेजेंटेशन अपना कैंडिडेट, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने से जो है वो महरूम रह जाएगी। इसलिए पहाड़ी कम्युनिटी की ये डिमांड है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले, असेंबलियां डिलिमिट करने से पहले जो है वो इस कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। चूंकि 1990 में जो विस्थापित हो चुका है, अगर हमें उस समय पॉलिटिकल रिजर्वेशन होती, पॉलिटिकल अपनी कोई पार्टी होती या अपनी कोई सीट होती है अंदर पार्लियामेंट में, असेंबली में या राज्यसभा में, मुझे लगता है कि आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता है। और हमारी ये डिमांड रही है 1990 से लेकर आज तक कि हमें 5 असेंबली सीटें चाहिए, 3 पार्लियामेंट की सीट चाहिए, 1 राज्यसभा की सीट चाहिए। क्योंकि हमारे इसकी वजह से जो है आज के डेट में भी आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडित का जो है ग्रोथ बहुत कम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो कश्मीर के मालिक थे वो आज धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं मतलब 80% लोग जो है इस समय जम्मू कश्मीर से बाहर है, उसमें से भी जो है कम से कम 50% लोग हैं कि जो अब्रॉड है। क्योंकि हमें आज तक यही मतलब जो है कहीं पर भी जो है कोई सही ट्रैक नहीं मिला, और हमें यह लगता है कि अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी, खासकर ये 5 सीटें असेंबली में, 3 सीटें पार्लियामेंट में, 1 राज्यसभा में। औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण पर नकेल कसने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के तमाम दावे फिसड़ी साबित होते दिख रहे हैं। इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह धीमा जहर जानलेवा साबित हो रहा है। बात करें अगर बड़ी ब्राह्मणा औद्योगिक क्षेत्र की, तो इस इलाके के लोगों का आरोप है कि यहां चल रही ज्यादातर इकाइयां तमाम नियम कानून को ताक पर रख रही हैं, जिससे उनका जीना दूभर हो गया है। आइए आपको बताते हैं इन लोगों की व्यथा इन्हीं की जुबानी। मैं पिछले 5-10 साल से देखता आ रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया हैं, हमारे इलाके को अपनी चपेट में लेते आ रहे हैं। लोगों को, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, और महिलाएं, बुजुर्ग, औरतें सब घर में बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो मैं डीसी मैम से अपील करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री वाले को आप एक नोटिस जारी की जाए, ताकि इंडस्ट्री वाले उनकी हाइट के हिसाब से चिमनी की कितनी हाइट होनी चाहिए वो डीसी मैडम तय करेंगे। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जब भी हम सुबह उठकर अपने घर में जैसे पोछा वगैरह मारते हैं फर्श पे, तो सुबह देखो तो बहुत सारी काली वाली डस्ट सी जमी होती है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सांस लेने में, और बच्चे भी बीमार से पड़ रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है डीसी मैम से कि जल्द से जल्द इंडस्ट्री वालों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो हमें इन नौजवानों को अगर नौकरी देती तब भी कोई मान लेता कि हम ये पोल्यूशन झेल लेते। ना तो ये नौकरी दे पा रहे हैं इंडस्ट्री वाले, और ना ही इन लोगों ने कभी ध्यान रखा है कि पोल्यूशन की जो चिमनी है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, या पोल्यूशन जो है खेतों में कितना नुकसान कर रहा है, आम जन जो है इसमें कितना परेशान है, सांस लेने की बहुत दिक्कत आ रही है सबको। आज दिल्ली के बाद मुझे लगता है कि बड़ी रमना का अगर पोल्यूशन मापा जाए तो शायद उसके बराबर ही होगा। अगर रात को आप कभी बेयू देखें यहाँ पे आके, इतनी डस्ट होती है रात को जब छत लोग साफ करके सोएं, लेकिन सुबह देखें तो आप पैर नंगे चलेंगे तो काला जरूर हो जाएंगे पैर आपके, क्योंकि पूरा छत काला होता है। इतनी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये लोग, एक तो तरफ मैं बता रहा हूँ कोरोना है, दूसरी तरफ ये नई बीमारी अब पोल्यूशन दे रहा है लोगों को। यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है, जो बुजुर्ग हैं वो सांस लेना बहुत दुर्भर हो रहा है उनका। आज मैं चाहता हूं कि प्रशासन को अगर अब नहीं जागना है तो कब जागना है। एक तो कोरोना की महामारी चल रही है, ऊपर से पोल्यूशन, और पोल्यूशन सिर्फ हमें दिया जा रहा है, नौकरी हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही है। ये इंडस्ट्री जरूर खुली है यहाँ पर, लेकिन समय पर हमें इसको देखना पड़ता है कि कितना धुआं भैया चल रहा है, बच्चों को बाहर निकाले या नहीं निकाले। बुजुर्ग तो सांस ले नहीं पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, कभी कभी इतनी बुरी स्मेल आती है यहाँ पर कि हर किसी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट्री एरिया प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार, हमारे बुजुर्ग जो माता हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको बड़ी परेशानी आ रही है। तो मैं डीसी मैम से अपील करता हूँ, डीसी मैम इन फैक्ट्री वालों पर एक एक्शन लिया जाए, और जो प्रदूषण है कम किया जाए। जो प्रदूषण आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार है, डेंगू का भी आपको पता कितना परेशानी है, ऊपर जो प्रदूषण जो इतना बढ़ चुका है फैक्ट्रियों का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी डीसी मैम को ये हमारे एक्शन लिया जाए इन लोगों पर,
तो आज जो पोजीशन है, कल को डेंगू कोई भी बीमारी कम से कम निकल के आ रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं डीसी मैम को, डीसी मैम कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारे लोगों को बचाया जाए। तो हम नहीं चाहते हमारे लोग मरते जाएं और कुछ होता जाए। डेंगू आ रहा है, कोरोना आ रहा है, हर बीमारी आ रही है इस प्रदूषण की वजह से। तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी इनके एक्शन लिया जाए। 30 नवंबर 2016 को पश्चिम बंगाल के सुकना इलाके में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर अरविंद बजाला के परिवार व आरएसपुरा के लोगों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। आरएसपुरा के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद मेजर अरविंद बजाला के नाम पर किया गया है। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद मेजर अरविंद के पिता थोड़ूराम और माता ने इस स्कूल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि थोड़ूराम भी इस स्कूल के छात्र रह चुके हैं, जो इस मौके पर भावुक उठे। आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल व अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। की बात है हमारे बेटे ने पाए और उनका नाम जो है इनके नाम पे स्कूल का नाम चेंज हो। और इससे ज़्यादा दूसरी बात ये भी है, और ज़्यादा प्राउड है मेरे को, क्योंकि मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल की है और इसी स्कूल का नाम मेरे बेटे के नाम पे है। इससे ज़्यादा और क्या है, बहुत ज़्यादा प्राउड भी है और खुशी भी है। तो उनमें से एक जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा है जहाँ हम खड़े हैं, तो इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट ने अप्रूवल देके तो मार्टियर जो शहीद हुए हैं मेजर अरविंद बजाला, तो 2016 में इन्होंने वेस्ट बंगाल में इन्होंने नई कंडीशन लेते हुए इन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो उस सिलसिले में आज स्कूल का नाम उनके नाम से रखा गया। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया हमने और उनके पेरेंट्स ने हमने इनागुरेशन किया है। माँ और बाप दोनों आए हैं। हम सब उनके एहसानमंद हैं, सारा देश उनका एहसानमंद है जिन्होंने देश को अपना बेटा दिया। जम्मू के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर को आज एक बड़ा सम्मान मिला है। इस कॉलेज का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पद्मा सचदेव के नाम पर किया गया है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कॉलेज में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने यह जिम्मेदारी निभाते हुए जम्मू के लोगों को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि डोगरी साहित्यकार पद्मा सचदेव जम्मू की बेटी थी, जिनका देहांत इस साल 28 जुलाई को हुआ था। और ये साड़ी सरकार दी और मैं आखिर कि साढ़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी उन्हें एक ऐसा वातावरण बनाया पूरे जम्मू कश्मीर च कि जेडे भी साढ़े चाहे शहीद है, चाहे जेडे बड़े बड़े स्कॉलर है, ਜਾਂ जिन्हें देश वास्ते समाज वास्ते बड़ा काम किया था, पूरा अपना जीवन दिता था इस मां भारती वास्ते, उनका अज स्कूलों के कॉलेजें के नाँ या सड़कें के नाँ या चौके चौराहे के नाँ उनके नाम पर रखा। सिर्फ जम्मू च नहीं है, जम्मू प्रोविंस कश्मीर वैली च भी पूरे जेडे चाहे वो कश्मीरी समाज है, चाहे वो कोई दूसरे समाज है, चाहे वो फौजी है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग है, कॉलेज, ये बड़ा एक अच्छा कदम जेड़ा साढ़े आने वाली पीढ़ी है, जी साढ़े नौजवान उन्हें भी पता लगता है कि अगर अज इनके नाम पर कॉलेज या कोई चीज़ें सड़कें के नाम रखे चौके ने, तो आने वाले समय जे नवे बच्चे अज अगे अगे बढ़े करते हैं और वो भी ये उपर ज़्यादा काम करेंगे समाज वास्ते और देश वास्ते और देशभक्ति वास्ते। मैं एक बार दोबारा अपने स्वर्गीय जो भैन है पद्मा सचदेव उन्हें चरने च नमन करता होया कि वो अपने भगवान अपने उन्हें चरने च रखा है। उन्हें पूरा जीवन इस महाभारती वास्ते, इस देश और समाज वास्ते, सिर्फ हिंदुस्तान ही बाहर भी बड़ी जगह हो गई हैं, बड़े बड़े उन्हें इनाम मिले हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज यूनियन की जनरल बॉडी ने आज एक बैठक कर मुलाजमों को पेश आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। बैठक में तमाम मुद्दों से संबंधित लिस्ट तैयार की गई और विचार विमर्श के बाद इनके हल के लिए उठाए जाने वाले कदमों का मसौदा भी तैयार किया गया। जो यहाँ पे मीटिंग थी वो अपने एम्प्लॉइज़ के जो हमारे मुद्दे चलते आ रहे हैं और किन किन मुद्दों पे काम हुआ और किन किन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है, उन मुद्दों को अपने एम्प्लॉइज़ के समक्ष रखने का ये मीटिंग के द्वारा हमने कार्य किया है। और फ्यूचर में जो हमारे एम्प्लॉइज़ को परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं इस यूनिवर्सिटी में काम करते हुए, उनकी भी हमने एक लिस्ट बनानी है और उसको लिस्ट को बनाकर
उनका भी हमने जल्द से जल्द निपटारा करना है। आंगनवाड़ी वर्करों ने एक बार फिर मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को दोहराते हुए अब नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ की प्रदेश महामंत्री नीलम शर्मा ने बताया कि 2010 के बाद से ही जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर सरकारों की अनदेखी का शिकार होती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त काम लेने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अब प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 23 दिसंबर को जम्मू में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 2010 के बाद हमारा कोई भी स्टेट शेयर जो है वो नहीं बढ़ा, तो बहनों में रोष है कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, इतनी महंगाई के बावजूद भी हमारा कोई स्टेट शेयर नहीं बढ़ा। तो जल्द से जल्द हमारा स्टेट शेयर बढ़ाया जाए। जो एक्स्ट्रा काम हमारे से लिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट काम लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता। तो मैं मांग करती हूँ कि एक्स्ट्रा काम का हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। और 23 दिसंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं सभी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को अपील करती हूं कि इस धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी डिमांड को हाईलाइट करके जो सोई हुई सरकार है इसको जगाने के लिए हमारी बहनें रोड पे आएंगी। और अगर कोई नुकसान हुआ तो ये सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा स्टेट शेयर बढ़ाया जाए। बाकी स्टेटें जो अपना स्टेट शेयर बढ़ा चुकी हैं, लेकिन एक हमारी जम्मू स्टेट है जो लो पेड स्टेट चल रही है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी मांगों का पिटारा खोला। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने 19 सूत्रीय एक ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपकर उनसे पंचायतों को आर्थिक तौर पर सशक्त और मजबूत बनाने की मांग की। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उपराज्यपाल ने इन सभी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। जो है आज 5 लोगों का डेलीगेशन जो है ऑनरेबल एलजी साहब से मिला। हम लोगों ने तमाम अपने जो पॉइंट थे वो एलजी साहब के सामने हम लोगों ने रखे और एलजी साहब से हम लोगों ने गुजारिश की कि इन पॉइंट्स को जो है वो माना जाए। और एलजी साहब की तरफ से भी इंश्योरेंस हुआ कि ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको हम लोग जो है वो एडमिट करेंगे। इन पॉइंट्स को जो है इस पे विचार किया जाएगा और पॉइंट जो मानने वाले आपने डाले हैं उनको ज्यादा कोशिश करेंगे कि मानेंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वेलफेयर के लिए हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, आवाम के वेलफेयर के लिए हैं और खुसूसन तौर पे जो हमारे कश्मीर के जो हमारे पीआरआईज के लोग हैं, जो सरपंच हैं, पंच हैं, उन्होंने जितनी करवानियां जो हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए दी, इस जमहूरियत के लिए दी, ये तमाम चीजें हमने उसमें शामिल की हैं। और 19 पॉइंट का एक मेमोरेंडम हम लोगों ने जो है जे एलजी साहब को जो है वो दिया है। और इस मेमोरेंडम के तहत जो है आगे हम लोग कोशिश करेंगे जे 19 जो हमारे पॉइंट हैं जे इन पे जो है सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आए। हम उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब का जो रिस्पांस था वो भी ठीक था। और हमें लगता है कि सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे इन पॉइंट्स पे तवज्जो रखेंगे। जितने भी साथ बिश्नाम म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई। 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू न किए जाने के विरोध में इन लोगों ने नारे मारकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बावजूद उन्हें ऐसे प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं नहीं दी जा रही। रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 2-2.5 साल से यहाँ पर यूटी बनाई गई है, मगर यूटी के नुकसान तो सभी दिखते हैं हमें ऑर्डरों में, मगर उसका फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा है मुलाजिम। हमारा 2014 में कुछ मुलाजिम हमारे रेगुलराइज किए गए थे। उस दौरान जो मुलाजिम हमारे रह चुके थे वो आज तक उनको 15-15 साल 25-25 साल जो हो चुका है, मगर हमने स्ट्राइक भी की, उसके दौरान भी कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। आज हमने कोई स्ट्राइक का नोटिस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एलजी गवर्नमेंट तक और मोदी सरकार तक। अगला स्टेप यही रहेगा कि हम अपने घरों से परिवारों को लेकर, बीवी बच्चों को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर साथ में यहाँ पर आएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। रोडों पर बैठ कर फिर जाकर हम नोटिस देंगे सफाई कर्मचारी यूनियन मिलकर।
जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के बच्चों में उनकी परीक्षाओं के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन बच्चों ने उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लिए जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए इन्हें ऑनलाइन तरीके से लिए जाने की मांग की। कोरोना के फिर से मंडरा रहे खतरे के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। क्लासेस यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन ली है हमारी, तो वीसी के पास जाओ वो कहता है प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ तो वो कहता है आप लिखा के वीसी से लेके आओ। तो कोई हल नहीं निकाल रहा है। हमें 4-5 दिन हो गया, हम कब से यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे बच्चे कोरोना के बीच एक साथ होके आए हुए हैं, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आधे प्रिंसिपल बच्चे कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, आधे वीसी के पास। तो इतना टाइम हो गया, हमें 5 दिन हो गया, हम चाहते हैं प्रशासन कर क्या रही है। हमें बस खज्जल किया जा रहा है और हमें ऑफलाइन पेपर के लिए बोले जा रहे हैं, जबकि हमारी क्लासें ऑनलाइन हुई है और पेपर ऑफलाइन क्यों। तो सिलेबस भी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं कराया हुआ और पेपर ये ऑफलाइन ले रहे हैं। आज भी आधे बच्चों का पेपर है, बच्चे कह रहे करे तो करे क्या। जम्मू के शकुंतला चौक का नामकरण गुरु नाभादास जी महाराज के नाम पर करने के लिए महाशा सदर सभा खुशी से फूले नहीं समा रही है। महाशा सदर सभा ने इस सौगात के लिए जम्मू नगर निगम का आभार जताया है। सभा के प्रधान ने बताया कि यह मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी और अब आखिरकार निगम ने उनकी इस मांग को पूरा करते हुए एक बड़ी सौगात दी है। जो आज हमारी बरादरी को जो खुशी का आज जो समय मिला है, ये हमारे चंद्रमोहन जी, अपने चंद्रमोहन गुप्ता जी और हमारे जो डिप्टी मेयर पूनम शर्मा जी। साथियों, आज ये हमारी बरादरी की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि ये गुरु महाराज का जहाँ चौक रखा जाए, अपना डोगरा चौक का ये रखा जाए गुरु महाराज के नाम पर। इसलिए हमारी जो बरादरी आज खुशियों से इतनी बुलंद है और बड़ी दूर दूर से लोग डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, बरौल के आए हैं, रजौरी के आए हुए हैं, नवे शहर के आए हैं। बहुत सारी हमारी पंचायत के, हमारी डिस्ट्रिक्ट के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और हमारी बरादरी को जो और इनसे थैंक्सफुल भी करते हैं मेयर साहब का, डिप्टी मेयर का, हमारे जो कारपोरेटर हैं यहाँ के वार्ड नंबर 8 के, उसका भी थैंक्सफुल करते हैं जिन्होंने ये आज हमारे गुरु महाराज के नाम पे जो चौक रखा हुआ है। आज हम बहुत ही खुशी से बुलंद हुए। जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके के उसकाम पथरी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान फिरोज अहमद डार के तौर पर हुई है और यह हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से संबंधित था। आतंकी की शव व उससे बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिरोज वर्ष 2017 से कश्मीर में सक्रिय था और कई मामलों में वांछित था, जिसकी पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। दरअसल उसकाम पात्री में एक आतंकी के छिपे होने की सूचना पुलिस को मंगलवार रात 12 बजे के करीब मिली थी। इस सूचना के आधार पर एसओजी के जवान, सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल मौके पर पहुंचा और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां बरसाना शुरू की थी। सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन लेते हुए गोलाबारी का जवाब देने से पहले आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया, परंतु उसने गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा। अंधेरा होने की वजह से मुठभेड़ को सुबह तक टाला गया और आज तड़के दोबारा गोलाबारी शुरू होने पर सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जम्मू को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू के पहले बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण जोरों शोरों से जारी है और अब तक इसका 90% काम मुकम्मल हो चुका है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 208 बेड का यह हॉस्पिटल हड्डियों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसकी बिल्डिंग का काम पूरा होने पर यहां संसाधनों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और उसके बाद जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये एक बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 208 बेडेड, 40 करोड़ की लागत में ये बन रहा है। ऑलमोस्ट इसके सिविल वर्क्स जो हैं वो 90% कंप्लीटेड है। मार्च तक हम इसकी कंप्लीशन की उम्मीद कर रहे हैं। जल्दी ही फर्नीचर और इक्विपमेंट्स जब जैसे इसके अरेंज हो जाते हैं तो काफ़ी जो हमारी यहाँ की सर्विसेज, ऑर्थोपेडिक सर्विसेज हैं जिसमें ओपीडी, आईपीडी सारी वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। 6 ऑपरेशन थिएटर उसमें बन रहे हैं। इसके आने से हमारी जो थोड़ी बहुत वेटिंग लिस्ट इलेक्टिव सर्जरीज की थी वो कम हो जाएगी और बेहतरी होगी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में।
खासकर यहाँ बोन बैग या एडवांस्ड जितनी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑर्थोपेडिक्स में भी हैं वो भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगे। द ऑफ मैनकाइंड हमारे यहाँ का जो ऑर्थोपेडिक वर्कलोड है जिसमें रोड ट्रैफिक ट्रॉमा के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स बहुत हो रही हैं क्योंकि आयुष्मान भारत सेहत जो स्कीम है उसके तहत अब जो लोग पहले नहीं भी अफोर्ड करते थे ट्रीटमेंट और ये महंगे इम्प्लांट्स उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डिसेबिलिटीज़ और तकलीफ़ें कम होती जाएंगी। कुछ लोग हमारा ये ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विसेज भी दे रहा है और यहाँ ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ बिल्ड होता जा रहा है जैसे, और डॉक्टर्स काफ़ी हैं। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी वैसे ही सर्विसेज में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। जम्मू कश्मीर की खास खबर में फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।